वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 4 दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. वंस अपॉन अ टाइम एन एलियन विजिटिंग अर्थ वुड बी अमेज्ड बाय इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ. जब वो अर्थ पर आया तो उसने देखा कि भाई यहाँ पर इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी कैसे क्यों है ना, कैसे क्यों वो बड़ा अचंभित था क्योंकि बाकी प्लैनेट्स पर तो इतनी डाइवर्सिटी है ही नहीं. क्यों? क्योंकि हमारे प्लैनेट मदर अर्थ पर लगभग लगभग 20,000 से भी ज्यादा एंट की स्पीशीज हैं. ये जितनी भी एंट है हम तो 2-3 को ही जानते हैं. एक काली चींटी होती है, एक लाल होती है जो बहुत गंदा काटती है ना. फॉर्मिक एसिड होता है जिसके अंदर. एक बड़ा वाला बारिश में जो चीटा दिखाई देता है. बस इतने 2-3 को हम जानते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं मैक्सिमम जो है दैट इज इंसेक्ट सबसे ज्यादा होते हैं. ठीक है, और उसमें से भी आंट की स्पीशीज 20,000 से ज्यादा है. सोचिए आप, केवल आंट की. और बेटल ये जो दिखाई दे रहे हैं इनकी स्पीशीज लगभग लगभग 3 लाख के आसपास है. ओनली बेटल की बात कर रहे हैं. यहाँ पर अगर हम देखें तो जितनी भी कलरफुल फिशेज होती हैं जिन्हें हम एक्वेरियम में रखते हैं अपने घरों में या फिर अगर हम कहीं घूमने गए हैं तो 2-4 तरीके की ही आपको दिखाई देंगी. लेकिन ये लगभग लगभग 28,000 स्पीशीज होती हैं. ठीक है, तो इतनी तो आपको यहीं पर इतनी सारी स्पीशीज दिखाई दे गई. और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स भी लगभग लगभग अगर हम केवल एक ऑर्किड की बात करते हैं तो ऑर्किड की जो भी स्पीशीज हैं वो 20,000 के आसपास स्पीशीज होती हैं. इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है इस मदर प्लेनेट अर्थ पर. जो बाकी की प्लेनेट पर तो हम अभी सर्वाइवल के लिए ढूंढ रहे हैं कि वाटर है कि नहीं. तो जब वो एलियन यहाँ पर इंडिया पर आया तो उसने देखा कि भाई इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कैसे है. So now you might wonder with these questions like why are there so many species. क्यों है भाई इतनी सारी स्पीशीज, इनकी जरूरत क्या है. दूसरा क्वेश्चन आप ये भी सोच सकते हैं कि ये जितनी भी डाइवर्सिटी के बारे में मैंने भी जो थोड़े से एग्जांपल्स आपको बताए कि ये जो डाइवर्सिटी है इतने सारे तरीके की आंट, इतने सारे तरीके के ऑर्किड के फ्लावर्स, फिशेज, ये जब अर्थ शुरू हुई थी, अर्थ की हिस्ट्री शुरू हुई थी तब से ही लगातार है या धीरे 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 टाइम के साथ साथ डेवलप हुए हैं. आप ये भी सोच सकते हैं हाउ डिड दिस डाइवर्सिफिकेशन कम आउट, किस तरीके से ये डाइवर्सिफिकेशन हुआ. एंड यू मे ऑल्सो थिंक व्हाई दिस डाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट टू अवर बायोस्फीयर. इसकी जरूरत क्या है हमारे बायोस्फीयर में. वुड द बायोस्फीयर फंक्शन डिफरेंटली विद द लेस डाइवर्सिटी. अगर कम होती डाइवर्सिटी, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं होती, इतनी तरीके की डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज नहीं होती, अलग अलग वेराइटी की, तो क्या हमारा जो बायोस्फीयर है वो अलग तरीके से काम करता. ये क्वेश्चन भी हमारे दिमाग में आ सकता है. एंड हम ये भी सोच सकते हैं हाउ डू ह्यूमन बेनिफिटेड फ्रॉम दिस डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ. यानी ह्यूमन को इस तरीके की डाइवर्सिटी से क्या कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे दिमाग में, इतनी सारी जो छोटे से एग्जांपल्स अभी जिससे हमने ये लेक्चर शुरू किया है उसको देखकर हमारे दिमाग में आ सकता है. सो अब ये जितने भी क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आए हैं तो लेट्स फाइंड आउट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है. राइट, सो बायोडाइवर्सिटी क्या है. ये जो टर्म बायोडाइवर्सिटी है, ये जो टर्म बायोडाइवर्सिटी है, ये टर्म जो है, ये टर्म दिया था सबसे पहले W.G. रोजन ने. एक इकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने, बायोलॉजिस्ट थे रोजन, उन्होंने ये टर्म दिया था बायोडाइवर्सिटी. लेकिन इस पर्टिकुलर टर्म को पॉपुलराइज किया यानी कि बहुत ज्यादा यूज किया एडवर्ड विल्सन ने. ठीक है, तो दोनों चीजों में हमें कंफ्यूज होना नहीं है. टर्म दिया किसने? टर्म दिया W.G. रोजन ने, और इस टर्म को पॉपुलराइज किया एडवर्ड विल्सन ने टू डिस्क्राइब डाइवर्सिटी एट ऑल बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लेवल. ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर हो गई. इसके बाद डाइवर्सिटी को अगर हम क्लासिफाई करें तो सबसे पहले डाइवर्सिटी कहां पर आएगी? सबसे पहले डाइवर्सिटी आएगी जेनेटिक लेवल पर. एम आई राइट? जेनेटिक लेवल पर डाइवर्सिटी आएगी. और अगर हम जेनेटिक लेवल पर डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो डाइवर्सिटी अगर आएगी तो क्या होगा? स्पीशीज में वेरिएशन हो जाएगा. ठीक है, जैसे कि रोलवुल्फिया वोमिटोरिया जो फ्लावर होता है, ये जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, इसकी बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती है हिमालयन रीजन पे. आप अगर देखें तो इंडिया में 50,000 से ज्यादा राइस के स्ट्रेन्स हैं. 50,000 से ज्यादा राइस के स्ट्रेन है. ये जो चावल हम लोग खाते हैं
आपको अगर आप कभी सुपरमार्केट में अपनी मदर के साथ गए हैं या आप खुद कभी शॉपिंग करने गए हैं तो आपको पता ही होगा घर में तरह-तरह की कोई बासमती राइस है, कोई टूटा राइस है, कोई पाकिस्तानी राइस है, कोई किसी तरीके का मतलब इतनी सारी वैरायटी है राइस की, 50,000 से ज़्यादा तो राइस की स्ट्रेन्स हैं। एंड मैंगो की स्ट्रेन्स की अगर आप बात करेंगे, मैंगो की कितनी वैरायटी होती है? हमें तो 3-4 ही पता है, जैसे कि हम कहेंगे दशहरी है ना? हम कहेंगे लंगड़ा है या फिर हम कहेंगे तोतिया आम है। लेकिन आपको पता है कि मैंगो की अपनी जेनेटिक लेवल पर डाइवर्सिटी के चलते 1000 के आसपास मैंगो की वैरायटीज पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी के। अगर हम स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करें तो स्पीशीज डाइवर्सिटी किस पे होगी? स्पीशीज लेवल पर होगी। यहाँ पर क्या होगा? वेरिएशन एट स्पीशीज लेवल होगा, राइट? जैसे कि जो हमारे इंडिया का वेस्टर्न घाट वाला एरिया है, ये वाला जो केरल से शुरू होके मुंबई तक महाराष्ट्र का पूरा पूरा बेल्ट में आता है, वेस्टर्न घाट वाला एरिया, वहां पर एम्फीबियंस की बहुत ज्यादा स्पीशीज की डाइवर्सिटी पाई जाती है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट, क्योंकि वेस्टर्न घाट में ज्यादा डाइवर्सिटी है, ईस्टर्न घाट के चलते तो मतलब उसमें स्पीशीज जो एम्फीबियन की स्पीशीज ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि वहां बायोडाइवर्सिटी ईस्टर्न घाट के अपेक्षा ज्यादा है। ठीक है, अगर हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में जो वेरिएशन आएगा वो इकोसिस्टम लेवल पर आएगा। जैसे कि इंडिया इंडिया में अगर हम हमारा जो कंट्री इंडिया है वो एक ऐसी लोकेशन पर प्रेजेंट है अर्थ पर कि वहां पर डाइवर्सिटी आनी ही आनी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, कहीं पर रेगिस्तान है, अगर राजस्थान की बात करें तो कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश है, केरल की बात करें, ठीक है, कहीं पर बहुत ज्यादा ठंड है जहां पर हम जम्मू कश्मीर की बात कर सकते हैं, कहीं मैदानी इलाका है। तो अलग अलग एनवायरमेंट है, अलग अलग इकोसिस्टम है विद इन अ कंट्री। तो इसमें हम कह सकते हैं इकोसिस्टम लेवल पर वेरिएशन हमको एक ही कंट्री में यानी अपनी मदर जो इंडिया है उसमें देख सकते हैं, है ना? सो यहाँ पर वही मैंने एग्जाम्पल आपके लिए डाला है कि एग्जाम्पल इंडिया विद डाइवर्स इकोसिस्टम्स लाइक डेजर्ट है, यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ रेन फॉरेस्ट हैं, कोरल रीफ्स हैं अगर हम अंडमान निकोबार की बात करते हैं, है ना, या फिर और भी कोस्टल साइट्स की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर ग्रेटर डाइवर्सिटी है देन नॉर्वे। हमने इसको एक दूसरे कंट्री के साथ एनसीईआरटी बुक ने इसको कवर किया है, नॉर्वे। नॉर्वे की लोकेशन क्या है? नॉर्वे की लोकेशन अगर हम अर्थ पर देखें तो ये जो है ऊपर की तरफ पोल्स की रीजन की तरफ पाया जाता है, जबकि जो इंडिया है वो लगभग लगभग इक्वेटर के पास आता है ना? तो इक्वेटर पे क्या होता है? इक्वेटर पर ज्यादा सनलाइट पड़ती है। अगर हम यहाँ पर मैं अगर एक ये अर्थ बना दूं और यहाँ पर इस तरीके की अगर मैं लाइन से इक्वेटर की बात करूं तो हमारा जो यहाँ कहीं इंडिया पाया जाता है, ये रहा हमारा सन, तो यहाँ पर ज्यादा सनलाइट पड़ती है, जबकि जो सनलाइट पोलर पर जाएगी वो तिरछी जाएगी, राइट? एम आई राइट? तो जब तिरछी जाएगी तो वहां पर क्या है, सनलाइट कम जा रही है, उसकी एनर्जी कम जा रही है, उसका जो टेम्परेचर है वो भी कम हो जाएगा। तो अब जहां पर ज्यादा सनलाइट आएगी, जहां पर टेम्परेचर ऑप्टिमम आएगा, ज्यादा आएगा, वहां पर क्या होगा, ज्यादा ग्रीनरी भी होगी। वहां पर जब ज्यादा ग्रीनरी होगी तो उसको खाने वाले एनिमल्स भी ज्यादा होंगे, यानी हर्बीवोर्स ज्यादा होंगे। जब हर्बीवोर्स ज्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली उनको खाने वाले प्राइमरी जो कंज्यूमर है या जिसे हम कार्निवोर कहेंगे वो भी ज्यादा होंगे। तो इस तरीके से डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएशंस, प्लांट में कहें, हम इंसेक्ट्स में कहें, एनिमल्स में कहें, वो वहां पर ज्यादा होगी जो एरिया जो इक्वेटर के आसपास वाले एरियाज होंगे। और जो जितने टुवर्ड्स पोल जाएंगे, टेम्परेट रीजन पर जाएंगे, उसमें उतनी, क्योंकि वहां पर सीजन्स गर्मी तो होगी नहीं। जैसे हमारा इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में हमें पता है कि भाई हमारे यहाँ पर 4-5 तरीके के ही मौसम होते हैं। एक बार सर्दियां जो है नवंबर से शुरू हो जाएंगी, दिसंबर जनवरी फरवरी सर्दियां रहेंगी, उसके बाद जो है गर्मियां शुरू हो जाएंगी जून के आसपास, मई जून जुलाई हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है बारिश शुरू हो जाएगी, है ना? यही तो सीजन है, हमें पता है कि भाई यही 3-4 सीजन है जो घूम घूम के हमारे इंडिया में आते हैं। जब हम कुछ ऐसी कंट्रीज में रशिया की तरफ जाएंगे, नॉर्वे की तरफ जाएंगे, तो वहां पर क्या है, 6 महीने तो वहां पर बर्फ ही जमी रहती है ना? जब 6 महीने बर्फ ही जमी रहती है तो क्या है, वहां पर सारी चीजें ही हाइबरनेशन में पहुंच गई, तो क्या डेवलपमेंट वहां पर होगा, है ना? और जब बर्फ पिघलेगी तो ऐसे पिघलेगी कि सीधे बाढ़ आ जाएगी। तो इसलिए वहां की जो इकोलॉजिकल कंडीशंस हैं वो एक्सट्रीम कंडीशंस पर भी पहुंच जाती हैं, जबकि हमारे यहाँ पर जो इक्वेटर के आसपास वाले कंट्रीज हैं उनके अभी मैं पिक्चर आपको दिखाऊंगी, वहां पर उस तरीके की एक्सट्रीम कंडीशंस नहीं आती है, तो वहां डाइवर्सिटी ज्यादा होती है। दूसरा, सनलाइट वहां पर प्रॉपर मिलती है, ज्यादा टाइम तक मिलती है। ठीक है, तो ये रहा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जिसमें हमने इंडिया को कंपेयर किया है नॉर्वे के साथ डाइवर्सिटी के रेस्पेक्ट में।
चलिए, इवोल्यूशन एंड लॉस की बात करेंगे तो मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन क्रिएट दिस डाइवर्सिटी। एक दिन में तो डाइवर्सिटी आई नहीं है, बहुत सारे साल लगे हैं डाइवर्सिटी आने में। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन क्रिएट दिस डाइवर्सिटी बट इट कुड बी लॉस्ट इन लेस देन 2 सेंचुरी। लेकिन ये जितनी भी डाइवर्सिटी मिलियंस ऑफ ईयर्स में डेवलप हुई है हमारी अर्थ पे, ये 2 सेंचुरीज यानी कि 200 साल के अंदर अंदर पूरी खत्म हो जाएगी, अगर अगर हमारे पास अभी जो करंट स्पीशीज हैं उनको हमने मरने से या लॉस्ट होने से बचाया नहीं तो। ठीक है, और हम क्योंकि अब ह्यूमन का इतना इंटरफेरेंस हो गया है नेचर के साथ कि हम डेवलपमेंट के नाम पर नेचर के साथ काफी खिलवाड़ करने लगे हैं। ठीक है, हर जगह हम डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पर हमें क्या होता है, हम जंगलों को काट रहे हैं। तो अगर इस चीज पर ध्यान नहीं दिया गया तो वही आपकी एनसीईआरटी की बुक कहती है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पर जो इवोल्यूशन के दौरान इतनी सारी डाइवर्सिटी डेवलप हुई है, इट कुड बी लॉस्ट इन लेस देन 2 सेंचुरीज इफ करंट स्पीशीज लॉस रेट कंटिन्यू। क्योंकि बहुत तेजी से चीजें, जो स्पीशीज हैं उनको अगर उनका प्रॉपर एनवायरमेंट नहीं मिल रहा है तो वो लगातार जो है विलुप्त होती जा रही हैं। सो कंजर्वेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कंजर्वेशन इंपॉर्टेंस क्यों है और क्यों हमें करनी चाहिए, यही इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज क्रूशियल ग्लोबली फॉर अवर सर्वाइवल एंड वेल बीइंग, क्योंकि वी आर ऑल्सो कनेक्टेड विद इट। अगर हमारे आसपास की पेड़ पौधे जानवर ये सब नहीं रहेंगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम भी उसी इकोसिस्टम का पार्ट है, वो हमारे ऊपर भी ज्यादा डायरेक्टली प्रभाव डालेगा। जैसे कि आजकल लगातार डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना, गर्मी एकदम से बढ़ रही है, बहुत से जंगल खत्म हो रहे हैं, तो जो बहुत से जानवरों का नेचुरल हैबिटेट खत्म हो रहा है तो वो खुद भी जो है क्या हो रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल एंड वेल बीइंग टू। सो ग्लोबल स्पीशीज काउंट की अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। पूरे अगर हम अब मदर अर्थ की बात करें, पूरे जितना भी लैंड एरिया है डिफरेंट कंट्रीज का उसकी बात करें तो इसमें 1.5 मिलियन टोटल प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज है जिनको डिस्क्राइब किया गया है अभी तक। ठीक है, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक कहती है 1.5 मिलियन प्लांट और एनिमल स्पीशीज को अभी तक डिस्क्राइब किया गया है। एस्टिमेट द of total species on east earth vary from 7 million, जो कि रॉबर्ट मेयर साहब ने बोला था, टू एक्सट्रीम एस्टिमेशन ऑफ 20 to 50 मिलियन। मतलब एक्सट्रीम, जब साइंटिस्ट लोग आपस में, इकोलॉजिस्ट लोगों की कॉन्फ्रेंस होती है, जब वो लोग आपस में बात करते हैं तो ये उनके डिस्कशन का निष्कर्ष निकला था कि भाई हम तो अभी 1.5 मिलियन ही पता लगा पाए हैं, और जहां तक अंदाजा है लगभग 20 से 50 मिलियन तक होंगे। लेकिन फिर ओवरऑल डिस्कशन में एक ये बात सामने आई कि नहीं, 20 to 50 मिलियन तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ 7 मिलियन के आसपास तो होंगे। टोटल जो कैलकुलेशन है प्लांट एनिमल और इन सब की, लेकिन उसमें से भी हम 1.5 मिलियन अभी पता लगा पाए हैं। तो आप सोचिए कितना ज्यादा अमाउंट है जो अभी बचा हुआ है जिसको पता लगाने का। ठीक है, सो मोस्ट अनडिस्कवर्ड स्पीशीज आर इन द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स रीजन में ज्यादातर जो ट्रॉपिकल अमेज़न ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, क्योंकि वो अर्थ का सबसे घना जंगल है। ठीक है, ऐसे भी इसके अलावा भी जितने भी ट्रॉपिक रीजन है वहां पर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो ज्यादातर जो अनडिस्कवर्ड स्पीशीज हैं वो वही हैं, क्योंकि डाइवर्सिटी वहां पर ज्यादा है। जहां पर लाइक अगर हम नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे में जब पेड़ ही 2-4 होंगे तो उनको तो गिनना आसान होगा। जहां पर बहुत ज्यादा घना जंगल होंगे वहां पर कंपैरेटिवली डाइवर्सिटी को, डिफरेंट स्पीशीज को अगर हम काउंट करेंगे, करने जाएंगे भी तो भी कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा, है ना। तो इसी लिहाज से ये वाली बात लिखी गई है कि मोस्ट अनडिस्कवर्ड स्पीशीज आर इन द ट्रॉपिक रीजन। ठीक है, करेंट बायोडाइवर्सिटी डेटा के बारे में बात करते हैं। देखिए, इस अगर हम डेटा को देखें जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, तो इसमें एनिमल मेकअप ओवर 70% ऑफ रिकॉर्डेड स्पीशीज, 70% ऑफ रिकॉर्डेड स्पीशीज, और जो प्लांट है उसका 22% जो है रिकॉर्डेड स्पीशीज का हमें पता है। तो अगर हम इन सारे डायग्राम्स को देखें, पहले इन डायग्राम्स को ही समझ लेते हैं। तो ये जैसे कि मैंने आपको पहले फर्स्ट पीपीटी ऑनवर्ड्स बताया कि सबसे ज्यादा कौन से हैं, सबसे ज्यादा इंसेक्ट प्रेजेंट है। इंसेक्ट क्या है, सबसे ज्यादा डाइवर्स है।
तो अगर हमें किसी एरिया में पता लगाना है, किसी जंगल में पता लगाना है कि कितनी स्पीशीज होंगी इस पर्टिकुलर एरिया में, तो एक छोटे एरिया को मार्क करके उसमें उसके इंसेक्ट्स काउंट कर लेते हैं लोग, उसी हिसाब से बताते हैं भाई यहाँ पर डाइवर्सिटी ज्यादा होगी या कम होगी। ठीक है, तो वही उसी लिहाज से यहाँ पर ये लाइन लिखी गई है कि insects are the most diverse, making up to more than 70% of the animal species। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, 70% ऑफ द एनिमल स्पीशीज। ठीक है, फंगस सेकंड नंबर पे आता है। जैसे कि अगर हम जब प्लांट्स की बात करते हैं, ये तो एनिमल्स की बात हुई, मतलब जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा क्या है, प्लांट में सबसे ज्यादा हाईली डेवलप कौन सा है, एंजियोस्पर्म है। तो वैरायटी भी सबसे ज्यादा किसमें है, एंजियोस्पर्म है। लेकिन एंजियोस्पर्म के बाद दूसरा नंबर जो आता है वो आता है फंगस का, जिसमें सबसे ज्यादा वेरिएशंस हैं, सबसे ज्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं, सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाई होता है, जिसकी सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी ऑब्जर्व की गई है अभी तक। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि फंजाई स्पीशीज आउट नंबर द कंबाइंड टोटल नंबर ऑफ फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल एंड मैमल्स। इन सबको भी मिला देंगे उससे भी ज्यादा फंगस है। प्लांट्स में सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या है, हमारे एंजियोस्पर्म है, उसके बाद सेकंड नंबर पर फंगस है। चलिए अब इसके बाद हम इसको देखते हैं। देखिए, जो कि अभी हमने प्लांट की बात कर ली है, तो सबसे पहले प्लांट को ही डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ज्यादा मैंने जैसे कि आपको बताया, इस पाई चार्ट में हमें दिखाई दे रहा है सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी है वो एंजियोस्पर्म में है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया सब दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे फंगस है। तो ये दोनों बातें तो हमें क्लियर हो गई। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो क्या आता है, इसके बाद आएगा फंगस के बाद, हम इसे एक कोटेशन के साथ याद कर सकते हैं, जैसे कि ये आएगा एल्गी, यानी हम बोलेंगे अ मोस्ट फर्टाइल लाइकन। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म और फंगस तो हमें क्लियर है, तो हम यहां पर बोल देंगे अ फॉर एल्गी, मोस्ट में हो जाएगा, एल्गी के बाद आएगा मॉस, देन फर्टाइल, फर्टाइल के लिए हम कह देते हैं फंगस, सॉरी फर्न, एंड देन लाइकन, तो लाइकन है। तो इस कुछ लाइंस को अगर आप याद करेंगे तो आपको ये चार्ट पूरा का पूरा याद आ जाएगा कि सबसे ज्यादा कौन था, फिर कौन था, फिर कौन था, लाइक दिस। ठीक है, अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, चलिए पहले इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं। तो इनवर्टिब्रेट्स में जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा होते हैं इंसेक्ट्स, तो इनकी तो कोई बात होनी ही नहीं है। इंसेक्ट्स के बाद आएंगे बाकी अदर एनिमल्स, ठीक है, जितने भी हैं। उसके बाद आएंगे मोलस्क, और दो सबसे कम है वो है क्रस्टेशियस। ठीक है, अब वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा आ रही हैं फिशेज, फिशेज है नंबर 1 पर। उसके बाद है बर्ड्स, फिशेज के बाद जस्ट बर्ड है। ठीक है, बर्ड्स के बाद आपके आएंगे रेप्टाइल्स, देन एम्फीबियन, देन मैमल। तो ये पाई चार्ट अपने आप में क्लियर कर रहा है। ठीक है, ओके, चलिए तीनों चार्ट आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, और इनकी नंबरिंग आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी कि इंसेक्ट का डिस्कशन हमने इनवर्टिब्रेट में कर लिया है, उसके बाद अदर एनिमल्स हैं, देन मोलस्क हैं, देन क्रस्टेशियंस हैं। प्लांट के बारे में भी कह दिया, एंजियोस्पर्म, फंगस सबसे ज्यादा हैं, उसके बाद अदर हैं, उसका एक बता भी दिया किस तरीके से आप ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। वर्टिब्रेट्स में भी हमने जो है फिशेज सबसे ज्यादा हैं, फॉलोड बाय रेप्टाइल, बर्ड्स, देन रेप्टाइल, देन एम्फीबियन, देन मैमल। चलिए अब करेंट बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो उसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्रोकैरियोट्स इज स्टिल अननोन। प्रोकैरियोट्स तो इतने हैं कि उनका नंबर अभी भी, मतलब लोग काम इस पर कर ही रहे हैं, रिसर्च इस पर कर ही रहे हैं, क्योंकि उनको आइडेंटिफाई करना, उनको कल्चर करना इज क्वाइट डिफिकल्ट जॉब, इतना आसान नहीं है, और हर एरिया में नया बायोडाइवर्सिटी उनका होता ही रहता है। सो एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्रोकैरियोट्स इज अननोन ड्यू टू डिफिकल्टीज इन identification and culturing of microbial species. Using biochemical or molecular criteria, prokaryotic diversity might run into millions. ठीक है, तो यही दो तरीके होती है, molecular diagnostics होता है, biochemical होता है, इसके थ्रू इसकी पूरी की पूरी रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से डाइवर्सिटी कितनी है कितनी नहीं है वो एनालाइज अभी भी की जा रही है, और लगातार ये की जाती रहती है। चलिए अब हम बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की डाइवर्सिटी की बात करते हैं। तो ये जो इंडिया का मैप है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड की का जो लैंड एरिया है उसका में इंडिया में कितना है, 2.4% डाइवर्सिटी, 2.4% एरिया है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, बट 2.4% जरूर होगा, लेकिन डाइवर्सिटी के लिहाज से अगर हम देखेंगे तो 8.1
परसेंट ऑफ ग्लोबल स्पीशीज जो है यहाँ पर हमारे कंट्री में है। डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से देखेंगे, तो बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से 8.1% ऑफ ग्लोबल स्पीशीज जो है डाइवर्सिटी इंडिया में ही पाई जाती है। ठीक है, सो इंडिया वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री, जो मेन इक्वेटर के आसपास के जो रीजन है उनमें मेनली 12 है, उनमें से एक इंडिया भी है जिसमें ज्यादा से बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। रिकॉर्डेड स्पीशीज लगभग 45,000 तो हैं प्लांट्स की, ये हमें याद रखना है डेटा, और 90,000 है, 90,000 है एनिमल्स की। ठीक है, एस्टिमेटेड अनडिस्कवर्ड स्पीशीज कितनी होंगी, ये मोर देन 1 लाख है अनडिस्कवर्ड प्लांट्स की, एंड मोर देन 3 लाख एनिमल्स की। ये किसके बेसिस पर बताया जा रहा है, रॉबर्ट मेयर माय का जो एस्टिमेशन है उन्हीं के उन्होंने ही ये रिकॉर्ड किया है, उन्होंने ही बताया है, उनकी अकॉर्डिंगली ये डेटा है कि मोर देन 1 लाख प्लांट्स एंड मोर देन 3 लाख एनिमल्स अभी भी नोन नहीं है, अनडिस्कवर्ड हैं, जो इस पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते होंगे। ठीक है, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने मैप आपको दिखा दिया। ये वाला सारा रीजन कौन सा है, ये सारा रीजन नियर टू इक्वेटर वाला है ना, नियर टू इक्वेटर वाला है, तो यहीं पर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। और यहाँ कहीं नॉर्वे है इस एरिया में, तो वहां पर क्या है भाई, क्योंकि वही सनलाइट का जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया, उस वजह से डाइवर्सिटी उतनी नहीं पाई जाती। तो ये लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं हम। स्पीशीज डाइवर्सिटी इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्लोबली, जनरली डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, और पोल्स पर कम होगी। ट्रॉपिक्स हैव मोर स्पीशीज, ट्रॉपिकल रीजन जो है इक्वेटर वाला है, मोर स्पीशीज होंगी देन टेम्परेट रीजन और पोलर रीजन। क्यों होगा, वही सनलाइट का कंसेप्ट है ना। तो इक्वेटर पे जो पाए जाते हैं वहां पर ज्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं, ट्रॉपिक रीजन होता है वो। इस वाले पर ये जितने भी कंट्री यहाँ पर इधर आ रहे हैं, है ना, जिसमें इंडोनेशिया, थाईलैंड, इंडिया, क्या कहते हैं, ब्राजील है, कोलंबिया है, पेरू है, मेक्सिको है, चाइना का कुछ रीजन आ रहा है, वियतनाम का रीजन आ रहा है, ये सारे के सारे रीजन जो है यहाँ पर ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कोलंबिया। कोलंबिया जो अभी हमने मैप में भी देखिए, ये नियर इक्वेटर पाया जाता है, जैसे कि हमारा इंडिया नियर इक्वेटर पाया जाता है। तो कोलंबिया में आप देखें 1400 टाइप की बर्ड स्पीशीज पाई जाती हैं। क्यों, क्योंकि वो कहाँ है, ट्रॉपिक रीजन में है, इक्वेटर के पास है। 1400 बर्ड स्पीशीज पाई जाती हैं। जबकि न्यूयॉर्क की अगर हम बात करें, यूएसए में न्यूयॉर्क की बात करें, तो इसमें केवल 105 टाइप की बर्ड स्पीशीज पाई जाती हैं। आप देखिए कितना कम है। ग्रीनलैंड में कितनी पाई जाती है, केवल 56 पाई जाती हैं, वो और भी ऊपर की तरफ हो गया, है ना। और इंडिया भी ट्रॉपिकल रीजन में है, ट्रॉपिकल रीजन में है, तो इंडिया में लगभग 1200 टाइप की स्पीशीज पाई जाती हैं। तो सेकंड नंबर पे इंडिया में पाई जाती हैं। इस तरीके से हमें ये डेटा याद करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोलंबिया में, देन इंडिया है, उसके बाद न्यूयॉर्क है, और ऊपर ग्रीनलैंड की तरफ जा रहे हैं तो वो 56 ही है। ये है कुछ बर्ड स्पीशीज के यहाँ फोटोग्राफ आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ डाले हैं, जो कि केवल और केवल चेन्नई रीजन में पाए जाते हैं। इतनी तरीके की इंडिया में बर्ड स्पीशीज पाई जाती हैं, 1200। इट्स अ क्वाइट गुड अमाउंट एज कम्पेयर टू न्यूयॉर्क एंड ग्रीनलैंड, है ना। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट लाइक those in Ecuador has up to 10 times more vascular plant than the temperate forest। तो जितने भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं उसमें टेम्परेट फॉरेस्ट के मुकाबले, टेम्परेट रीजन में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उसके मुकाबले 10 गुना ज्यादा वेस्कुलर प्लांट की स्पीशीज पाई जाती हैं। ये भी आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में, अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है दुनिया का जो सबसे बड़ा फॉरेस्ट है, वो अभी तो उसमें 40,000 से ज्यादा प्लांट स्पीशीज हैं, 3,000 से ज्यादा फिशेज हैं, 1300 के आसपास बर्ड हैं, 427 मैमल, 427 एम्फीबियन, ये दोनों बराबर हैं। रेप्टाइल्स उनसे स्लाइटली कम हैं। ठीक है,
इतने ये डेटा है अभी तक का, बाकी बहुत सारा एरिया इसका अनएक्सप्लोर्ड है अभी भी। और इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो ये तो 1.25 लाख से ज्यादा इनवर्टिब्रेट्स की अमाउंट वहां पर उस पर्टिकुलर रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। और एस्टिमेट अगर किया जाए तो इसमें लगभग लगभग 2 मिलियन जो है 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज पाई जाती हैं इन अमेजोन वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड ये अंदाजा है जो लोग इस पर्टिकुलर एरिया में, इकोलॉजिस्ट जो हैं जो इस पर्टिकुलर एरिया में बात करते हैं, उसमें रिसर्च करते हैं, उन लोगों का अंदाजा है कि 2 मिलियन के आसपास इंसेक्ट स्पीशीज इन अमेजोन वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। ठीक है। हाइपोथेसिस फॉर ग्रेटर ट्रॉपिकल डाइवर्सिटी। तो हाइपोथेसिस ग्रेटर ट्रॉपिकल डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा क्यों होती है, उसके लिए कुछ साइंटिस्ट लोगों ने काम किया और उस पर उन्होंने डिफरेंट टाइप की हाइपोथेसिस अपनी दी हुई है। जैसे कि टाइम, tropics have been undisturbed for millions of years. Tropic year undisturbed था millions of years, allowing longer evolution period for speciation. जब undisturbed था तो evolution वहां पर आराम से हुआ। डिस्टर्बेंस होगी किसी बाहरी तत्व का, जैसे कि ह्यूमन का इंटरफेरेंस होगा या किसी और का होगा, तो इवोल्यूशन में जो है डिस्टर्बेंस। तो पहला क्राइटेरिया क्या रहा जो थ्योरी दी गई कि टाइम। ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन काफी लंबे टाइम तक अनडिस्टर्ब रहा, मिलियंस ऑफ ईयर तक। दूसरा है स्टेबिलिटी। ट्रॉपिकल एनवायरमेंट आर लेस सीजनल देन एंड मोर कांस्टेंट, प्रमोटिंग नीच स्पेशिएशन एंड स्पीशीज डाइवर्सिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया जो ट्रॉपिक रीजन में एनवायरमेंट है, जैसे कि वही अगर मैं इंडिया की ही बात करूं तो हमें पता है कि भाई हमारे 3 सीजन आते हैं। ठीक है। और वही सीजन कांस्टेंट है, वही हर साल आते हैं। तो ये है कि वहां का जो है स्टेबल है, ट्रॉपिकल का जो एनवायरमेंट है वो स्टेबल है। तो उन्होंने क्या किया, जो उनकी अपनी अपनी नीच बनी उसको उन्होंने प्रमोट किया, नीच की स्पेशिएशन को और स्पीशीज डाइवर्सिटी को। दूसरा रीजन ये था। तीसरा रीजन ये है कि ज्यादा डाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रीजन में क्यों पाई जाती है कि एनर्जी यहाँ पर मोर सोलर एनर्जी, जो मैंने अभी आपको बताया, सोलर एनर्जी जो है इन ट्रॉपिकल रीजन कंट्रीब्यूट हाई प्रोडक्टिविटी। जब प्रोडक्टिविटी हाई होती है, सनलाइट उसे प्रॉपर मिल रही है, उतने बड़े बड़े पेड़ मिलेंगे उन्हें, उनका जो बायोमास है जो वो प्रोड्यूस करेंगे वो भी ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली इनडायरेक्टली हर्बीवोर भी वहां पर ज्यादा आएंगे, हर्बीवोर ज्यादा आएंगे तो प्राइमरी कार्निवोर लाइक दिस। तो इस तरीके से ग्रेटर डाइवर्सिटी उस पर्टिकुलर एरिया में डेवलप हो जाती है। ठीक है। चलिए, तो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को लेकर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। इन्होंने एक ग्राफ बनाया। तो उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये नोटिस किया दैट स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज विद एक्सप्लोर्ड एरिया बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। कि स्पीशीज जो है उनकी रिचनेस, उतनी ज्यादा स्पीशीज, अगर हम एरिया छोटे एरिया में देखेंगे कम स्पीशीज दिखाई देंगी, और थोड़ा बड़ा कर देंगे ज्यादा दिखेंगी, और थोड़ा बड़ा करेंगे और ज्यादा दिखेंगी, और थोड़ा बड़ा करेंगे तो उसके बाद लाइक अगर हम जंगल है, मान लिया हम किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जा रहे हैं, कोई जंगल है, हम जंगल में देख रहे हैं, तो भाई अगर हमने एक पर्टिकुलर छोटा सा एक एरिया देखा, हमें स्पीशीज ज्यादा मिली, उससे थोड़ा बढ़ा दिया और ज्यादा दिखे एनिमल्स, प्लांट की भी वैरायटी दिखी, और ज्यादा बढ़ा लिया भाई और ज्यादा एनिमल्स दिखे, प्लांट की वैरायटी। लेकिन जब हमने इतना एरिया बढ़ा दिया कि हम जंगल के बाहर निकल आए, तो कई बार क्या होगा, वही एनिमल रिपीट हो रहे होंगे बाहर बाहर वाले एरिया में, है ना, वही प्लांट्स भी रिपीट हो रहे होंगे। तो इसका मतलब इन्होंने क्या हाइपोथेसिस दी कि स्पीशीज की रिचनेस बढ़ती है एरिया बढ़ाने से, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक ही बढ़ेगी, उसके बाद नहीं बढ़ेगी। इन्होंने ये हाइपोथेसिस इन्होंने दी थी कि स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज विद एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट। ठीक है। द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप फॉर्म अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जब इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया तो वो ग्राफ जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना। ठीक है। और इसी को अगर जब हमने इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को लॉग स्केल पर ड्रॉ किया तो ये स्ट्रेट लाइन आया। ठीक है। इक्वेशन क्या बनी इसकी इक्वेशन बनी log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। ये इक्वेशन हमें याद रखनी है। ठीक है। ये इक्वेशन हमें याद रखनी है। ये किन्होंने दी, अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट साहब ने। एस यहाँ पर क्या है, एस है स्पीशीज रिचनेस, ए है एरिया, जेड क्या है, ये है जेड रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या है कि जैसे जैसे हम एरिया बढ़ा रहे हैं
तो स्पीशीज एक पर्टिकुलर टाइम के बाद स्पीशीज बढ़ नहीं रही हैं, यानी कि वो स्पीशीज को बढ़ने से रोक रहा है क्योंकि उन्हीं पुरानी स्पीशीज का रिपीटिशन हो रहा है। तो रिग्रेट कर रहा है, वो रिग्रेशन दे रहा है कि और स्पीशीज आपको नहीं मिलेंगी। तो ये जेड उसी के रेफरेंस में है। जेड है स्लोप ऑफ द लाइन, दैट इज रिग्रेशन कोफिशिएंट, और जो सी है ये है वाई इंटरसेप्ट है सी। ठीक है, ये आपका जो ग्राफ है जो अभी जिसकी हम बात कर रहे थे स्पीशीज एरिया ग्राफ की, ये है आपका रेक्टेंगुलर जो ग्राफ है। ठीक है, इसमें एस क्या था, एस अभी हमने देखा स्पीशीज था। ठीक है, अच्छा चलिए यहाँ पहले इसको स्पीशीज रिचनेस और एरिया से पहले हम ये वाले पॉइंट्स एक बार पढ़ लेते हैं कि वैल्यू ऑफ जेड जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है, वैल्यू ऑफ जेड टिपिकली रेंज फ्रॉम, ये कितना, इसकी रेंज क्या है 0.1 से लेके 0.2 है। ठीक है, अक्रॉस वेरियस टेक्स्टा। ठीक है, फॉर वेरी लार्ज एरिया, अगर हम बहुत बड़े एरिया की बात करें, बायोडाइवर्सिटी बहुत बड़े एरिया की कर रहे हैं, तो ये जो जेड है वो स्टीपर पहुंच जाएगा, यानी कि इसको कई गुना हम कर देंगे, यानी कि इसको 6 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.6, 1 into 6 0.6 एंड 2 into अच्छा 1 नहीं, अच्छा 6 गुना हम कर देंगे तो 0.6 से लेके 1.2 तक इसका हो जाएगा। 6 इंटू 0.2 इंटू 0.6 1.2, तो ये रेंज हो जाएगी जब क्या होगा, लार्ज एरिया की बात होगी। ठीक है, लार्ज एरिया की बात होगी तो ये इतना हो जाएगा। एग्जाम्पल फॉर फ्रूट ईटिंग बर्ड एंड मैमल्स इन ट्रॉपिकल एरिया द स्लोप इज 1.15। फ्रूट ईटिंग जो बर्ड्स होती हैं और मैमल होते हैं ट्रॉपिकल एरिया में, वो तो कई सारे होते हैं, लार्ज अमाउंट में होते हैं, तो उनका क्या है 1.15 आता है। स्टीपर स्लोप इंडिकेट अ ग्रेट इंक्रीज इन स्पीशीज रिचनेस विद एरिया इन लार्ज रीजन। अब जैसे कि अगर हम इस वाले ग्राफ की बात करें, ठीक है, अगर हम कहें कि भाई यहाँ पर इस एरिया में और इस एरिया में कितना, मतलब अगर हमने एरिया यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दिया तो क्या कितना इंक्रीज हुआ होगा, तो हम कहेंगे भाई अगर हमने यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दिया, एरिया लगातार बढ़ रहा है तो, लेकिन स्पीशीज रिचनेस तो बढ़ी नहीं, ये तो उतनी यहाँ पर है उतनी यहाँ पर है। लेकिन अगर हम इस वाले ग्राफ को एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ में कन्वर्ट कर देंगे मेजर करने के लिए, तो उसी पॉइंट पर अगर हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ इस एरिया की बात कर रहे थे ना एग्जाम्पल में, यहाँ पर लगाएंगे, तब हम स्पीशीज को अगर हम काउंट करेंगे तो स्पीशीज का नंबर हम बता पाएंगे। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, ज्यादा बेहतर कैलकुलेशन हो पाती है। ठीक है, तो इसीलिए लॉग स्केल इसको लॉग स्केल में कन्वर्ट किया, तो हमने देखा यहाँ पर स्पीशीज रिचनेस बढ़ गई, जबकि उस पर अगर हम देख रहे थे स्पीशीज रिचनेस का हमें पता नहीं लग पा रहा था। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम के बारे में जानते हैं। इकोलॉजिस्ट जनरली बिलीव दैट मोर स्पीशीज कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी स्टेबिलिटी। जितनी ज्यादा स्पीशीज होंगी उतनी ज्यादा कम्युनिटी में स्टेबिलिटी रहेगी, ये ज्यादातर इकोलॉजिस्ट का सोचना है और ये बिल्कुल सही सोचना है, क्योंकि स्टेबिलिटी इंप्लाइज मिनिमम वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी ईयर टू ईयर, resilience to disturbance and resistance to alien species invasion। जब जितनी ज्यादा स्पीशीज वहां की अपनी ही होंगी तो क्या होगा, किसी भी एलियन स्पीशीज यानी कि बाहरी कोई अगर स्पीशीज आकर वहां रहना चाहेगी तो उसे वो रजिस्ट करते हैं, है ना, वो नहीं अपने अंदर आने देंगे, क्योंकि उनका अमाउंट पहले ही वहां पर ज्यादा होगा, क्योंकि वही पहले डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है। ठीक है, तो वो रीसाइलेंस टू डिस्टर्बेंस एंड रेजिस्टेंस टू एलियन स्पीशीज इन्वेजन। द लिंक बिटवीन दीज एट्रीब्यूट्स एंड स्पीशीज रिचनेस इज नॉट फुली अंडरस्टूड। ठीक है, चलिए अब डेविड टेलमैन फाइंडिंग्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। डेविड टेलमैन जो है ये भी एक साइंटिस्ट थे, इकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने ये देखा कि लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट्स showed that plot with more species had less variation in biomass and higher productivity। इन्होंने क्या देखा कि जब हमने लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट किया किसी ज्यादा स्पीशीज के साथ तो हमें वेरिएशन जो है वो कम मिला इन बायोमास एंड प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिली। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ, मतलब वेरिएशन कम है लेकिन जो भी वहां पर है जो भी स्पीशीज वहां पर है उसके अंदर उसका अपने अमाउंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक ही तरीके के पेड़ हैं, वेरिएशन नहीं है, पर जितने तरीके तो उसमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा है और
बायोमास जो है उसमें वेरिएशन जो है वो कम है। ठीक है, ये उन्होंने उनकी फाइंडिंग थी, ये हमें याद रखना है क्योंकि कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रिच बायोडाइवर्सिटी इज इसेंशियल फॉर इकोसिस्टम हेल्थ एंड ह्यूमन सर्वाइवल। लॉस ऑफ स्पीशीज राइज क्वेश्चंस अबाउट इकोसिस्टम फंक्शनली एंड ह्यूमन क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि अगर जितनी ज्यादा स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट होने लगेंगी तो अल्टीमेटली इकोसिस्टम डेवलप होता है, सॉरी इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। अगर ज्यादा से ज्यादा बायोडाइवर्सिटी खराब होगी एक पर्टिकुलर एरिया में, हम अगर ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन इंटरफेरेंस रहेगा तो वहाँ के जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, कुछ लोग उसी पर डिपेंडेंट रहते हैं, वो वहां पर खत्म होंगे और डायरेक्टली इनडायरेक्टली ह्यूमन भी एनवायरमेंटल कंडीशंस पर भी डिपेंडेंट है और डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट पर एज अ रिसोर्स उसको यूज करता है, तो ह्यूमन की क्वालिटी लाइफ पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, रायविट पॉपर्थ हाइपोथेसिस क्या है? इनकी हाइपोथेसिस ये है जो दी थी पॉल एहरलिच साहब ने। इन्होंने इकोसिस्टम की जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको कंपेयर किया विद अ एरोप्लेन। ठीक है, यहाँ पर एरोप्लेन एक बना लेते हैं। चलिए, उन्होंने एक ये इसको इस तरीके का कुछ होता है एरोप्लेन, आई डोंट नो, कुछ कुछ इस तरीके का ही होता है। यहाँ पे उसकी विंडोज होती हैं, पता नहीं मैं ठीक बना रही हूँ या फिश जैसा लग रहा है वैसे तो ये कुछ इस तरीके का होता है। राइट, चलिए। सो एन एरोप्लेन मीन्स इकोसिस्टम, इनके हिसाब से इकोसिस्टम इज हेल्ड टुगेदर बाय राइविट्स, यानी कि जो एरोप्लेन है उसमें बहुत सारे बोल्ट कसे गए हैं तब वो एक यूनिट बना है ना। अगर हम इसके बोल्ट, इनमें से कुछ भी बोल्ट अगर हम हिलाएंगे तो वो थोड़ा थोड़ा गड़बड़ी करेगा, है ना। और उन बोल्ट्स को ही क्या कहा है इन्होंने? स्पीशीज कहा है। रिमूविंग दीज बोल्ट्स कॉजिंग स्पीशीज एक्सटिंक्शन, अगर इनमें से एक भी बोल्ट निकाला तो क्या होगा? स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी। मे नॉट इमीडिएटली अफेक्ट द इकोसिस्टम बट वीकर इट ओवर द टाइम, यानी कि हमने यहाँ का बोल्ट निकल गया, यहाँ का बोल्ट निकल गया, हो सकता है थोड़ा सा वीक होगा, फिर भी काम चलेगा, हवाई जहाज उड़ ही रहा होगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ वो धीरे 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 वीक होता जाएगा, यानी कि इकोसिस्टम वीक होता जाएगा। क्योंकि ये किससे कंपेयर कर रहे हैं इसको? इकोसिस्टम को एरोप्लेन से कंपेयर करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। द लॉस ऑफ की स्पीशीज, यानी कि अगर इस बोल्ट में से जितने भी बोल्ट निकल रहे हैं, अगर कोई की बोल्ट निकल जाए, यानी कि अगर ये जो इसके ये वाले जो पंख होते हैं यहाँ के बोल्ट निकल जाएं तो क्या होगा? ये खत्म हो गया, है ना। जब ये खत्म हो गया, अगर ये वाला पार्ट खत्म हो गया तो क्या हवाई जहाज उड़ पाएगा? बताइए आप, नहीं उड़ पाएगा। तो की स्पीशीज जो है किसी भी इकोसिस्टम की, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इन्होंने ये कंपेयर करके बताया कि लॉस ऑफ की स्पीशीज पोज अ मोर सिग्निफिकेंट थ्रेट, बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट थ्रेट दे देगा टू एन इकोसिस्टम स्टेबिलिटी देन लूजिंग लेस क्रिटिकल स्पीशीज। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम का, अगर वो की जो की स्टोन स्पीशीज है, की स्पीशीज है, अगर वो गायब हो गई तो पूरा इकोसिस्टम हिल जाएगा। लाइक अगर किसी एक जंगल में एक तरीके के पेड़ हैं, ठीक है, अगर वो पेड़ ही किसी तरीके से गायब हो जाए, वहां का इकोसिस्टम फेवर ना करे, किसी भी रीजन से कटिंग उनकी ज्यादा हो रही है, डिफॉरेस्टेशन ज्यादा हो रहा है, तो क्या होगा? जब वो पेड़ नहीं रहेंगे तो उनको खाने वाले एनिमल्स नहीं रहेंगे, हर्बीवोर्स वहां से गायब हो जाएंगे। हर्बीवोर गायब हो जाएंगे तो उन हर्बीवोर को खाने वाले कार्निवोर गायब हो जाएंगे, है ना। तो क्या होगा? उस इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी पर पूरा पूरा जो है इसका प्रभाव पड़ता है। ये थ्योरी इन्होंने दी थी। तो ये था थोड़ा सा पार्ट जो बायोडाइवर्सिटी का आज हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप आपको ज्यादातर पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। पार्ट 2 के साथ कल फिर से आपके साथ कुछ नया डिस्कशन शुरू करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, खूब पढ़िए। नमस्कार।